नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय पर पर्यावरण पर जोर शोर से काम कर रहे हैं। पर्यावरण में हमने अभी तक में इसके पहले जैसे कि बताया था, कुछ समुद्री जीव के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। समुद्री जीव बेसिकली समुद्र के अंदर क्या किस टाइप के रहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कुछ प्रकार के हमने जीव के विषय में जानकारी इकट्ठी की है। आज हम लोग को यहाँ से ये आपका जो फ्लैक्टिकन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमने इसके पहले यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था। इसमें भी कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअल में वो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो हो सकता है कि वीडियो इसमें से कुछ कट गई हो। तो यहाँ हम लोग इसको फिर से अच्छे से देखेंगे। तो जैसा कि ये दिया हुआ है इसमें कि जू फ्लैक्टिकन क्या होते हैं आपके, ठीक, वो हम लोग जानेंगे। जू फ्लैक्टिकन जैसे कि मतलब जंतु होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, जंतु होते हैं। फाइटोफ्लैक्टन वो क्या होते हैं, पादप में आ जाते हैं, ठीक। तो सागर में 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मिमी से लेकर कई मीटर तक के जीव पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि अगर मीटर में चीजें आती हैं तो क्यों बंद हो रहा है भाई ये, हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, अगर मीटर में चीज़ें आती हैं आपकी तो आपको लगभग अप्रॉक्स 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो आप उस चीज़ को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आगे देखिए कि इसमें कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ शाकाहारी भी होते हैं, तथा कुछ अवसाद पोषित जंतु भी यहाँ पर होते हैं आपके। शाकाहारी जो होते हैं बेसिकली वो जू फ्लैक्टिकन पादप फ्लैक्टिकन पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया फाइटोफ्लैक्टिकन जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, पादप फ्लैक्टिकन पर निर्भर होते हैं। जू फ्लैक्टिकन, ये जू फ्लैक्टिकन पादप फ्लैक्टिकन द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं। इन सूक्ष्म जू फ्लैक्टिकन को खाकर बड़े मांसाहारी जंतु फ्लैक्टिकन अपना पोषण कर लेते हैं। कुछ जू फ्लैक्टिकन मतलब यहाँ पर जंतुओं की बात कर रहे हैं, जंतुओं की बात करें क्योंकि जू फ्लैक्टिकन का मतलब जंतुओं के विषय में ही बात करना है, तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, नहीं तो कुछ और समझने लगे। तो कुछ जंतु अपने आरंभिक काल में सतह पर रहते हैं तथा बड़े होने पर ये जू फ्लैक्टिकन नेक्टन या बेथस की श्रेणी में आ जाते हैं। कोपार्ड एक प्रमुख जू फ्लैक्टिकन है जो अत्यधिक संख्या में पाया जाता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, तो ये आप लिख सकते हो इस लाइन में। आगे समुद्री शैवाल के विषय में अगर हम जानकारी इकट्ठा करें तो वो क्या होते हैं। ये शैवाल जड़ तना पत्तियों रहित बिना फूल वाले होते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। समुद्री शैवाल पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें केल्प फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जंगली मछली, घोंघे आदि के लिए नर्सरी का काम करते हैं। नर्सरी मतलब जैसे नर्सरी इन द सेंस का अर्थ ये है जैसे आप बच्चे को नर्सरी में डालते हैं तो स्टार्टिंग में वो बेस बनाने के लिए डालते हो ना, ABCD से लेके 1 से लेकर 100 तक की टेबल के साथ साथ गिनतियां, ये दुनिया भर की सारी चीजें बेस होता है ना, वो नर्सरी मतलब समझ सकते हैं। नर्सरी का मतलब नर्सरी जहां पर शुरुआत से हर चीज होती हो, नर्सरी की तरह कार्य करते हैं। समुद्री शैवाल की जो अनेक प्रजातियां हैं जैसे ग्रेसिलियरी एडुलियस, ये सब साइंटिफिक नेम हैं, आपको याद रहे न या रहे एक बार सुनना है आपको बस। ग्रेसिलियरिया एडुलियस, ग्रेसिलियरिया क्रासा, अब वही चीज बार बार आ रही है तो हम केवल लास्ट के नाम पढ़ेंगे। वेरुकोसा, उसके बाद टर्बनारिया SPP, सरगुसुम SPP और आदि ये होते हैं। आपको ये नाम रट के याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ हमारे जानकारी के लिए है। जब इस टाइप के टिपिकल नाम हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो सत्य ही होंगे, ठीक, ये समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं अवस्थिति कहाँ पे होते हैं ये समुद्री शैवाल। ज्यादातर अंतर ज्वारीय क्षेत्र इंटररेडियल जोन
उथले और गहरे समुद्री पानी में पाए जाते हैं। इसके अलावा ज्वारमुंद, एस्चुरीज, बैक वाटर में भी ये पाए जाते हैं। दक्षिण मन्नार की खाड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यहाँ नोट करिएगा। दक्षिण मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार में चट्टानी अंतर ज्वारीय क्षेत्र और निचले अंतर ज्वारीय क्षेत्र में कई समुद्री प्रजातियों की समृद्धि आबादी यहाँ पर निवास करती है। आगे अगर हम बात करें इसका जो समुद्री शैवाल है, इसका पारिस्थितिक महत्व क्या है, तो जैव संकेतक होते हैं। पहली चीज आयरन सिगरेटर होते हैं ये, और उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के पूर्तिकर्ता होते हैं। जो ऑक्सीजन की हमें सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चाहिए, उनके भी ये सप्लाई करता होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जैव संकेतक कैसे होते हैं। समुद्र में कृषि उद्योग, मत्स्य पालन, घरों से जाने वाले कचरा, इन सब के द्वारा क्या होता है, बहुत बड़ा असंतुलन हो जाता है। अब असंतुलन में ये क्या करते हैं, ये कचरा असंतुलन सैवोपर्फिटन, समुद्री रासायनिक क्षति आदि का कारण बनता है। समुद्री शैवाल का कार्य क्या है, ये करते हैं अतिरिक्त पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं और जो पर्यावरण है उसको संतुलित करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। उसके बाद फिर आयरन सिक्रेटर होते हैं। ये जलीय जीव आयरन पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। जब इस खनिज की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है तो समुद्री शैवाल इनका अवशोषण करके परिस्थिति तंत्र को नुकसान होने से बचाते हैं, ताकि पर्यावरण को क्षतिपूर्ण होने से बचाया जा सके। इसी प्रकार समुद्री शैवाल द्वारा समुद्री परिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले अधिकांश भारी तो धातुओं को अवशोषित कर लिया जाता है। ऑक्सीजन के पूर्तिकर्ता कैसे होते हैं, ये भी जान लीजिए। भाई समुद्र में कचरा छोड़ा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां से निकलेगा क्या, समुद्र में कचरा छोड़ा जा रहा है तो ऑक्सीजन शुद्ध वहां पाओगी, उसके अगल बगल में नहीं ना। वो तो जब शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन कमी होगी, तो उसको साफ करने का काम भी यही करेंगे। समुद्री शैवाल प्रकाश संश्लेषण और समुद्री जल में मौजूदा पोषक तत्वों के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं, और ये अपने शरीर से हर हिस्से से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको वहां पर ये पूरा करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन के शमन में भूमिका कैसे होती है, तो समुद्री शैवालों की जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ समुद्र के सिर्फ 9% हिस्से में मौजूद शैवाल से प्रतिवर्ष लगभग 53 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जा सकता है। इसीलिए समुद्री शैवाल की खेती कार्बन के अवशोषण के लिए समुद्री वनीकरण के रूप में की जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है इसीलिए समुद्री शैवाल की जो खेती की जाती है वो कार्बन के अवशोषण एंड समुद्र के वनीकरण, समुद्र में वनीकरण के रूप में हम उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य उपयोगिताएं क्या हो सकती हैं, तो वो हैं अन्य उपयोगिताओं में अगर हम बात करें तो वो हैं आपकी, इनका उपयोग उर्वरक के रूप में, ठीक, जलीय कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इनको मवेशियों को खिलाकर होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। तटबांधों के रूप में समुद्र के कटाव से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका उपयोग टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन और उसके बाद फिर पेंट, ये सब तैयार करने के घटक के रूप में भी इनको तैयार किया जा सकता है। ठीक है, आगे समुद्री घास के विषय में, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, समुद्री घास। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है समुद्री घास, क्योंकि नॉर्मल हम लोग सुनते ही हैं, जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं तो यह तो समझते ही नहीं होंगे। ठीक, तो अभी देखते हैं समुद्री घास विशेष प्रकार की एंजियोस्पर्म पुष्पपादप, या इसको लिखना चाहिए पुष्पपादप होना चाहिए, पुष्पपाद लिखा हुआ है। थोड़ा मैंने जैसा कि पहले बताया है कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत हिंदी की मिसप्रिंट हो सकती है आपकी। ठीक, तो कह रहा है कि पुष्पपाद है जो घास की तरह प्रतीत होते हैं या होती है। समुद्री घास में विकसित पुष्प खिलते हैं और ये पूरी तरह पत्ती और तने में विभाजित होते हैं। ये भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्वी तट, मतलब अब एक मैप भी आप ड्रा कर सकते हैं, मैप में इस टाइप से। ठीक, अब वो कह रहा है भारत के तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ है, ये क्षेत्र आपका तमिलनाडु का है। ठीक, ये एरिया वो कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व, तमिलनाडु जब ऐसे ऐसे मैप देखेंगे तो वो कह रहा है दक्षिण पूर्व, यहाँ की बात कर रहा है, दक्षिण और साथ साथ पूर्व, इस एरिया की बात हम कर रहे हैं। तटीय क्षेत्र लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप यहाँ पर होगा, बगल में बना देते हैं ऐसे, ये लक्षद्वीप हो गया आपका।
निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों में पाई जाती हैं और तमिलनाडु लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्र में लवणता अधिक होने के कारण तमिलनाडु और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्र में लवणता अधिक होने के कारण समुद्री घास की प्रचुरता अधिक होती है। इसी प्रकार से ऊपर एक लाइन छूट रही थी, वो भी देख लीजिए। ये समुद्र के शांत हल्के दलदली तटीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। लवणीय जल में रहने वाले पादप समूह में एकमात्र समूह ये है आपका समुद्री घास। समुद्री घास के विषय में और जानकारी लेते हैं तो इसमें निकल के ये आता है कि ये भौतिक रूप से अत्यधिक लाभदायक होती है। ठीक, ये धाराओं की गति और आवेग को कम कर सकती है, जल से अवसाद को अलग कर सकती है, ये तटीय क्षेत्रों में अवसाद के स्थायित्व को बढ़ाती है, साथ ही यह अपरदन को कम करती है। प्रलभित और एस्चुरीज क्षेत्रों में समुद्री घास पोषक तत्व के श्रृंग के रूप में कार्य करती है। ठीक, आगे अगर हम देखें, यह रासायनिक अवसादों को पोषक तत्वों से अलग समुद्री पर्यावरण को स्वस्थ बनाती है। ठीक, लवणता में वृद्धि, प्रकाश की कमी, समुद्री तटों पर इंजीनियरिंग संरचना के कारण समुद्री घास के अस्तित्व पर गंभीर खतरा आ गया है। मतलब कह रहा है कि लवणता में वृद्धि, कंटिन्यू लवणता में जब वृद्धि हो रही है, प्रकाश की कमी हो रही है और समुद्री तटों पर इंजीनियरिंग संरचना के कारण ये जो भाई वहां पे जा रहे हैं, कुछ न कुछ नई नई एक्टिविटीज लोग कर रहे हैं, तो उसके कारण इनके अस्तित्व पर खतरा वर्तमान में उत्पन्न हो गया है। भारत में प्रमुख घास स्थल की बात करें, अगर समुद्री घास की बात करें तो घास के मैदान श्री ग्रास ऑफ तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट और कुछ लक्षद्वीप के लैगून में ये पाए जाते हैं। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास कुछ घास के मैदान भी मौजूद हैं। समुद्री शैवाल के उपयोग की अगर हम बात करें तो ये भोजन, जानवरों के लिए चारे, पौधों के लिए उर्वरक के रूप में काम करते हैं। ये गड़माला उपचार, आंतों और पेटों की विकारों के लिए भी एक दवा के रूप में काम करते हैं। ये अगार और एल्गनेट्स, आयोडीन और उत्पाद जिनका वाणिज्यिक मूल्य होता है समुद्री शैवाल से ही निकाले जाते हैं। ये सब इनके उपयोग है, बस एक नज़र में आपको देख लेना है। ये मीथेन के बायोडिग्रेडेशन से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण गैसों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। ये भारी धातु प्रदूषण, उनके बांधे और धातुओं को दृढ़ता से जमा करने की क्षमता के कारण तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संभवतः ये प्रदूषण संकेतक के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक, सड़ रहे समुद्री शैवाल, हाइड्रोजन सल्फाइड एक अत्यधिक विषाक्त गैस का एक शक्तिशाली स्रोत भी होता है। ठीक, आगे हम देखें, पादप जगत के विषय में देखें, लेकिन उसके पहले ही बता दें कि हमने जो समुद्री जीवों के विषय में जानकारी इकट्ठा करनी स्टार्ट की थी वो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब नया टॉपिक पादप जगत के विषय में, हम पौधों के विषय में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।